प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी भाषा एवं साहित्य के इतिहास पर केंद्रित आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई उसमें हमने आधुनिक काल की विविध काव्य धाराओं में भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और प्रवृत्तियाँ, द्वितीय युग के प्रमुख कवि और प्रवृत्तियाँ पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। और हाल ही की पिछली 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं से हम पढ़ते आ रहे हैं छायावाद का अर्थ, परिभाषा और छायावाद की प्रमुख काव्यगत प्रवृत्तियाँ, जिसमें हमने पिछली हाल ही की ऑनलाइन कक्षा में 10वीं काव्य प्रवृत्ति तक हम अध्ययन कर चुके थे। 10वीं काव्य प्रवृत्ति थी सर्वात्मवाद का चित्रण, सर्वात्मवाद की अभिव्यक्ति। और आज उसी क्रम को जारी रखते हैं हम 11वीं काव्य प्रवृत्ति मानवतावाद से हम आज आरंभ कर रहे हैं। छायावादी कवियों ने धर्म की संकुचित परिधि से अपने को मुक्त करते हुए मानव धर्म की उपासना की है। ईश्वर की अपेक्षा उन्होंने मानव को महत्व दिया है और ईश्वर की अपेक्षा मानव को महत्व देना ही मानवतावाद कहलाता है। मानव की सत्ता को सर्वोत्कृष्ट रूप में स्वीकारना इसका चरम लक्ष्य है कि मानव ही सृष्टि का रचयिता है। यही मानवतावाद है। मानव सबसे सृष्टि का सक्षम और सर्वश्रेष्ठ ताकतवर प्राणी है, वह सब कुछ करने में सक्षम है। यही मानवतावाद है। कामायनी में मानवतावादी दृष्टिकोण की झलक हमें सर्वत्र देखने को मिलती है तथा अखंड आनंदवाद की स्थापना भी कामायनी में की गई है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना की परिकल्पना को चरितार्थ किया गया है। जैसे औरों को हंसते देखो मनु, यानी मनु को ये कहा है दूसरों को, परायों को, सभी को हंसते हुए देखो, अर्थात उनके प्रति कोई ईर्ष्या भाव नहीं। अपनी चिंताओं को मुक्त करते हुए दूसरों को हंस करके चिंताओं से मुक्त कर दो, उसे अपना बनाओ। हंसो और सुख पाओ, खुद भी हंसो, दूसरों को भी हंसाओ और सुख प्राप्त करो। अपने सुख को विस्तृत कर लो। यदि तुम्हारे पास कोई सुख है तो उनको सभी से बांट लो और सबको सुखी बनाओ। यही सुखी परिवार है। यही वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रचार प्रसार है। तो ये मानवतावाद हैं। 12वीं काव्य प्रवृत्ति है राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। छायावादी काव्य में राष्ट्रीयता के भाव या स्वर भी मुखरित हुए हैं। इन्होंने भारत के अतीत गौरव के चित्र अंकित करते हुए देश की महिमा का बखान भी किया है। जैसे प्रसाद जी की पंक्तियाँ, अरुणीय मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। अनजान व्यक्तियों के लिए भी ये शरण स्थली हैं, आतिथ्य सत्कार यहाँ होता है। तो ये मधुमेह देश है हमारा। इसी तरह से माखनलाल चतुर्वेदी जी जो राष्ट्रीय काव्यधारा, जो भारतीय आत्मा के रूप में चर्चित हैं, राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोमलाल द्विवेदी आदि राष्ट्रीय काव्यधारा के चर्चित कवि हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी के गीतों में हमें राष्ट्रभक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर देखने को मिलती हैं। और एक पुष्प की अभिलाषा का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाऊं वीर अनेक। यानी एक पुष्प की अभिलाषा है कि हे वन के माली, मुझे तोड़ करके उस पथ पर तू फेंक देना जिस पथ पर मातृभूमि के लिए बलिदान होने के लिए, सिर चढ़ाने के लिए, जिस पथ पर जो अनेक वीर गुजरेंगे, तो उनके पैरों से मैं कुचल कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूं। इस दृष्टि से छायावादी कविता की इस राष्ट्रीय चेतना को देख करके यह निष्कर्ष निकलता है कि कवि अपने युग से नितांत असंपृक्त नहीं थे। यानी वे युग से जुड़े हुए, क्योंकि छायावादी कवियों पर आरोप लगाया जाता है कि पलायनवादी थे, लेकिन ऐसी राष्ट्रीय पंक्तियों को देख करके इन्हें पलायनवादी नहीं कहा जा सकता। अगली 13वीं काव्य प्रवृत्ति है विश्व बंधुत्व की भावना। विश्वव्यापी मानवता की अनुगुंज भी छायावादी कवियों में मिलती हैं। धर्म के क्षेत्र में मानवतावाद, राजनीति में विश्व बंधुत्व और साहित्य में कलावाद और समाज में समन्वयवाद आदि छायावादी कवियों में मौजूद हैं। निराला की बादल राग में जागृति का मंत्र फूंका गया है। तो जागो फिर एक बार में
समग्र राष्ट्र के प्रति आह्वान किया गया है। जैसे कामायनी की कुछ उदाहरण पंक्तियाँ यहाँ पर। मनु ने कुछ मुस्कुराकर कैलाश और दिखलाया, यानी मनु ने कुछ मुस्कुराकर यानी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कैलाश पर्वत की ओर दिखलाया। बोले, देखो कि यहाँ पर कोई भी नहीं पराया, अर्थात सभी अपने हैं, सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं, इसमें कोई भी अपरिचित और अनजाना नहीं है। तो कहने का तात्पर्य वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखा गया है। इसी तरह से एक उदाहरण और है, चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। ये चेतनशील मानव समाज का ये सुंदर इतिहास और अखिल मानव भावों का जो सत्य है, सत्यता है, उसी का चित्रण आज की इस आधुनिक युवा पीढ़ी में है। और विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य यानी मानवता चरम उन्नति की ओर अग्रसर हों, सभी एक दूसरे का कल्याण करें, यही आनंदवाद और विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना का चित्रण है। 14वीं काव्य प्रवृत्ति है विज्ञान के प्रभाव से बौद्धिकता। आज के आधुनिक युग में विज्ञान के प्रभाव से बौद्धिकता की प्रवृत्ति देखने को मिलती है और यही चित्रण छायावादी काव्य में भी है। आज का भौतिकवादी मानव यांत्रिक सभ्यता के आघातों से करा रहा है, उसकी समस्त प्रकृति शक्ति जड़ यंत्रों ने छीन ली है, शोषण से उसका जीवन जर्जर बन गया है। कामायनी की ईड़ा जो पात्र हैं वह बुद्धिवाद का प्रतीक ही है। प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, प्रकृति की जो शक्ति है वो यंत्रों के कारण प्रकृति की सारी शक्तियाँ छीन ली गई है। शोषण कर जीवन बना दी जर्जर चीनी, और शोषण के माध्यम से जीवन को जर्जर बना दिया गया है। तो ये बुद्धि के बल पे हुआ है। और हम आगे बढ़ते हैं। छायावाद की शैलीगत प्रवृत्तियाँ। शिल्प के क्षेत्र में छायावादी कविता में प्रतीकात्मकता, कोमलकांत पदावली, चित्रमय भाषा का प्रयोग, लाक्षणिकता, गीतात्मकता, आलंकारिकता और छंदों की योजना आदि को विशेष महत्व प्राप्त हैं। विशेष 15वीं काव्य प्रवृत्ति देखिए, चित्रमयी भाषा का प्रयोग। छायावादी कवियों में चित्रात्मकता की प्रवृत्ति रही है, यानी आंखों के सामने साक्षात चित्र, प्रत्यक्ष चित्र उपस्थित हो जाता है। इन कविताओं को पढ़ने से कवि बिंबों के यानी इन चित्रों के माध्यम से पाठक के समक्ष चित्र सा उपस्थित कर देता है। जैसे उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, यानी एक तरफ सिंधु सागर में लहरों की गर्जनाएं हो रही है, कुटिल काल के जालों सी, और वह लहरें एक दूसरे में इस तरह से उलझती है जैसे विकराल काले नाग आपस में उलझ करके जाल सा बन गया हो। चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों सी, और वो लहरें इस तरह से उठ कर आ रही है, फैन झाग उगलते हुए, जैसे मानो सांप जो है वो अपना फन फैला करके झाग उगलते हुए आ रहा हो। यानी लहरों में नागराज की कल्पना है। यहाँ पर चित्रमयी भाषा का प्रयोग है, आंखों के सामने चित्र बन गया है। इसी तरह से प्रतीकात्मकता। कौन तुम वसंत के दूत वीरस पतझड़ में अति सुकुमार, ये भी कामायनी की पंक्तियाँ हैं। यानी कौन तुम वसंत के दूत वीरस पतझड़ में अति सुकुमार, बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से। ये प्रतीक रूप में कहा है, प्रत्यक्ष ने कहकर के प्रत्यक्ष रूप से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। यानी वसंत ऋतु में जिस तरह से सरसता का संचार होता, उसी तरह से मनु के उजड़े हुए इस जीवन में जो पतझड़ हो चुका था, प्रकृति में जल प्रलय हो चुका था, और श्रद्धा आकर के जैसे उसके जीवन में वसंत का संचार कर देती हैं, उसी तरह से बांधा था विदु को किसने इस काली जंजीरों से। यानी विदु यानी चंद्रमा, यानी श्रद्धा का जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर मुख, और उसकी घुंघराले बाल जो है मानो इस चंद्रमा रूपी इस मुख को काले इन घुंघराले बालों रूपी जंजीरों ने आपस में ढक लिया है। ये प्रतीक रूप में। इसी तरह से कोमलकांत पदावली का चित्रण, जैसे चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती मैं रखवाली, यानी लज्जा भाव। लज्जा जो है चंचल किशोर सुंदरता की वो रक्षा करती है। तो इसी तरह से मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरिणी हंसिनी सी सुंदर, यानी नाव का मानवीकरण करते हुए मंद मंद गति से मंथर मंथर गति से नाव चलती है। लघु तरिणी हंसिनी सी सुंदर है, हंसिनी की भांति मंद मंद मस्त मस्त चाल में वो चलती है। तो कोमलकांत पदावली। इसी तरह से बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट पे डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर भी
रूपक, मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग यहाँ है। और लाक्षणिकता की प्रवृत्ति देखिए। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। यानी यहाँ पर संयोग श्रृंगार, अचानक वियोग श्रृंगार और स्थायी वियोग श्रृंगार और करुण रस में परिवर्तित होते हुए दिखाया है। जैसे नायिका का अभी अभी विवाह हुआ है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, माथ यानी सिर पे, हुए कली हल्दी के हाथ, कली हाथ पीले हुए कुछ ही समय पहले, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, यानी उसके प्रिय की मृत्यु। इस तरह से तो यहाँ सुकुमार लता नवयुवती का प्रतीक है जिसका सुहाग उजड़ गया है, और सिंधु का अंगार बनना उसके वैधव्य को सूचित करता है, विधवा होने का संकेत। अतः भाषा में लाक्षणिकता का समावेश है, लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग करते हुए बात कही गई है। इसी तरह से मुक्तक गीति शैली, पूरे छायावादी काव्य में मुक्तक गीति शैली का प्रयोग है। दिवावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, इस तरह की पंक्तियाँ उदाहरणार्थ में देखने को मिलती हैं। नवीन छंदों का अलंकार, नवीन अलंकारों का और छंदों का प्रयोग भी छायावादी काव्य में हुआ है। जैसे मूर्त जो प्रत्यक्ष है उसके लिए अमूर्त उपमान चुना गया, बिक्री अलके जो तर्क जाल, हल्की इस तरह से बिखरी हुई ये मूर्त है, जैसे कोई तर्क जाल, मन मस्तिष्क में तर्कों का कोई जाल बुना जा रहा हो, वो अमूर्त उपमान चुना। इसी तरह से अमूर्त के लिए मूर्त उपमान, कीर्ति किरण सी नाच रही है, कीर्ति यानी किरणों की भांति नाचते हुए बताया गया है। तो अमूर्त है जो दिखाई नहीं देती कीर्ति, उसके लिए मूर्त उपमान किरणें नाचती हुई। इसी तरह से विरोधाभास, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, शीतल ज्वाला में जलता रहे, शीतल और ज्वाला इन दोनों में संगति नहीं है इसलिए विरोधाभास। मानवीकरण, चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पांत, सुनती जैसे कुछ नीचे बात। पंक्तियों को चुपचाप खड़े बताया गया, जबकि मनुष्य चुपचाप खड़ा रहता है और वो दूसरों की बातों को, निज बातों को सुनता है। और नवीन छंद योजना, छायावाद में शास्त्रीय छंदों का, मात्रिक छंदों का, मुक्त छंद आदि का प्रयोग हुआ है। जैसे पदरी छंद यहाँ है कि वह चंद्रहीन थी एक रात, चंद्रमा से रहित, जिसमें सोया था स्वच्छंद पात, जिसमें स्वच्छंद होकर के पत्ते सो रहे थे। अब हम निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त विवेचन से निष्कर्ष निकलता है कि छायावाद जीवन को महत्व देने वाला काव्य है, वैयक्तिकता प्रधान काव्य है, व्यक्ति के सुख दुख से जुड़ा हुआ काव्य है, प्रेम प्रकृति और सौंदर्य का काव्य है, एक शांत, निर्मल और सूक्ष्म दृष्टि का काव्य है। इसे जीवन के प्रति एक भावात्मक दृष्टिकोण कहा जा सकता है। इसमें मनोवेगों और अनुभूतियों का प्रसार ज़्यादा है। इसका कल्पना संसार भव्य, दिव्य और व्यापक है। छायावाद ने जीवन के सूक्ष्म से सूक्ष्म मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा करके नवीन सौंदर्य चेतना जगाकर एक वृहद समाज की अभिरुचि का परिष्कार किया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि छायावाद हिंदी काव्य का यौवन काल तो कहा ही जाता है, लेकिन इसे एक गौरवपूर्ण अध्याय भी कहा जा सकता है तथा जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा इस युग के ऐसे आधार स्तंभ और सशक्त हस्ताक्षर हैं जिनके योगदान से हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि हुई, हिंदी साहित्य अत्यंत समृद्ध बना और हिंदी भाषा का बहुत ही अधिक प्रचार प्रसार हुआ। हिंदी भाषा तत्सम प्रधान रूप में निखर गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस चौथी ऑनलाइन कक्षा में, यानी इन 4 ऑनलाइन कक्षाओं, पिछली 3 और आज की इस ऑनलाइन कक्षाओं में, यानी इन 4 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने छायावाद जो आधुनिक हिंदी काव्य की तीसरा चरण है, तीसरी काव्य धारा है, जिसका हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं इन 4 ऑनलाइन कक्षाओं में। आप सभी से आग्रह है कि आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें। ये जो काव्य प्रवृत्तियाँ, जो 21 काव्य प्रवृत्तियों में मैंने इसको आपको पढ़ाया है 3 भागों में, विषयगत प्रवृत्तियाँ, विचारगत प्रवृत्तियाँ और अभिव्यंजना से जुड़ी प्रवृत्तियों में अभिव्यक्त करते हुए इसको पढ़ाया। उदाहरण भी काफ़ी कुछ दिए हैं मैंने इसमें।
इसे एक मॉडल आंसर के रूप में मैंने तैयार किया, लेकिन ये 9 पृष्ठों में ये तैयार है और आपको 5 ही पृष्ठों में लिखना है। तो ज़रूर नहीं कि किस काव्य प्रवृत्तियों को आप याद कर लें, मुख्य मुख्य काव्य प्रवृत्तियाँ 10-12 आप याद कर लें और 10 काव्य प्रवृत्तियों में एक एक दो दो उदाहरण जो आपको बहुत सरल लगता है उसे आप कंठस्थ कर लें, पूरी तरह से उसे आप तैयार कर लें और उसी के आधार पर आप मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न आता है छायावाद पर, तो इसे आप बहुत ही उत्कृष्ट शैली में और अच्छा लिख करके अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली ऑनलाइन जो कक्षा होगी उसमें हम प्रगतिवाद के प्रमुख कवि और काव्यगत प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।